हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वो है लड़की का अपना घर क्यों नहीं होता। सारा दिन काम करने के बाद दुकान से विनोद घर लौटता है। उसकी पत्नी रमा कुछ नाराज सी रहती है और कहने लगती है, क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। रमा रोते हुए अपने पति विनोद को कह रही थी। विनोद कहता है, जरूर तुम्हें भी हक है रमा, पर हुआ क्या है बाबूजी को, और ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुबह से शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है। इस पर रमा बोली, आपको कैसे पता रहेगा जी, आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हो और रात के 10 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपकी पीठ के पीछे घर में क्या हो रहा है। और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती है कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात को तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर है। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो रमा, जो भी है साफ साफ कहो। फिर रमा सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से मेरे पिताजी का शुगर लेवल काफ़ी बड़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए मैंने बड़े भैया से कहा कि पिताजी को लेकर यहाँ चले आए, ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद पिताजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिखकर दी है। इसी शहर में रहने की हिदायत भी दी है। इसलिए मैं पिताजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे पिताजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो ये कहकर मुझसे झगड़ने लगी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में ठहर नहीं सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में किसी को भी ठहराने वाली तुम होती कौन हो। ऐसे कैसे तुम किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो। ये मेरा घर है, रोहिणी निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मन मर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज़ सीधे पिताजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बांध कर जा ही रहे थे कि माँ जी ने पिताजी की बहुत बेइज्जती की और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को भी ताने देने लगी और कहने लगी कि अरे इतनी ही चिंता है अपने पिताजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो, सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या, जो मुँह उठाकर बहन के ससुराल चले आए। माँ जी की ऐसी बातें सुनकर पिताजी सुन्न रह गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लांछन लगा दिया गया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया बाबूजी को तुरंत ही अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी ही मर जाते और बीमारी ठीक होने के बजाय उनकी बीमारी और बढ़ जाती। यही सब कहते कहते रमा सिसक उठी। रमा को यूं सिसकते देख विनोद उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इस पर रमा कहती है, इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अरे मैंने तो अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या संपत्ति नहीं चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान मांगा था, पर मुझे आज तक वो ही नहीं मिला। ऐसा कहते कहते रमा का गला भर आता है। फिर कुछ देर शांत होकर कहती है, आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है, हमारा इस पर कोई हक नहीं है? हमने अपने शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा हक क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जी, जिसे मैं हक से अपना कह सकूं? अगर बहुओं के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है? क्यों हम अपने रिश्तेदार को यहाँ नहीं बुला सकते? अरे पिताजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने, वो तो मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना ही पड़ा।
अगर उनका बस चलता तो वो बेटी के घर का पानी तक ना पिए, और शुरू से वही करते भी आए हैं। आज तक तो कभी अपनी बेटी के ससुराल में उन्होंने कदम तक नहीं रखा, क्योंकि उन्हें माँ जी का स्वभाव पता था। वो तो मेरी जिद करने पर यहाँ आए हैं और मेरी ही वजह से उन्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। ये सब कहते कहते बार बार रमा सिसक उठी, पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरे दर्द का गुब्बारा आज फट जाना चाहता था। रमा आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनोद को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटक सा गया। उसने तुरंत ही रमा का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रोहिणी जी अपने पति सुरेश जी को आज सुबह हुए घटना की चर्चा कर रही थी, जिसमें वो रमा के परिवार वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि विनोद के बाबूजी, ये जो बहू के परिवार वाले हैं ना, सबके सब भिखारी हैं। देखिए तो कैसे 2 पैसे बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आता है। वो ऐसा कह ही रही थी कि इतने में विनोद पीछे से चिल्लाता है कि माँ, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसा कैसे कह सकती है, वो भी बीमार आदमी के लिए? छी, शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सोच पर। वो रमा के जन्मदाता है, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। और वे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि रमा ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता माँ? आप भी तो अपने बेटे के यहाँ जाते हो ना, फिर रमा के पिताजी क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसा लगता? कुछ तो रिश्ते का मान रखिए। और अगर रमा के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रहकर करते हैं तो उसमें क्या बुराई थी? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है। इतने में रौब से चिल्लाते हुए विनोद के पिताजी कहते हैं, खबरदार जो ऐसा कहा विनोद, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं, ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे, बहू या तुम नहीं। इस पर विनोद बोला, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रौब का बोलबाला हो, उस घर में मैं अब नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर विनोद जाने ही लगता है कि तभी रोहिणी जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तू चला गया तो हम कैसे रहेंगे बेटा? मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो तू अभी के अभी बहू के पिताजी को बुला ला। मैं अपने हाथों से ही उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़ने की बात मत कर। इस प्रकार रमा की सासू माँ खुद के भविष्य की चिंता और श्रवण कुमार जैसे बेटे और रमा जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से अपने बेटे को रोकती है। पर रमा ने भी तुरंत ही कहा कि अपने पर बात आई तो समझ में आए माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हूँ, इसलिए हमारी कदर ही नहीं है आप लोगों को। 20 साल हो गए हैं माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैंने अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुलाया और ना ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर। पर इस बार तो आपने हद ही पार कर दी। मेरे बीमार पिताजी की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो एक बेटी के बाप हैं और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए थे। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूँ या ना रहूँ, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और विनोद भी रमा के पीछे पीछे चला जाता है। सुबह जब रमा अपना सामान बांध रही थी तो विनोद ने रमा को आवाज़ लगाते हुए कहा, रमा जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। रमा भाग कर आती है और देखती है उसके पिताजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोहिणी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। रमा पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया की ओर देखती है। तब बड़े भैया कहते हैं, सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी हमारे कमरे में आए जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे और काफ़ी मिन्नतें करने लगे, अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। रमा के ससुर जी कहने लगे, अरे बहू, अब खड़ी ही रहोगी या अपने पिताजी को अपने कमरे में भी ले जाओगी? और हाँ, इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए विनोद बेटा। ऐसा कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रोहिणी जी कहती है, संधी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर ये घर आपकी बेटी का भी तो है। यह कहकर वो भी अंदर चली जाती है। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में जो प्रश्न रमा ने किया है
वही मेरे मन में भी चल रहा है, क्योंकि आज भी रमा जैसी कई स्त्रियां हैं जो ऐसी परिस्थिति का सामना करती हैं। क्योंकि लड़की का कोई अपना घर नहीं होता। शादी के पहले माता पिता कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, और शादी के बाद ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है। बस यही उम्मीद है कि इस बदले युग के साथ ये सोच भी बदलेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कहानी को लेकर अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।